हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। और इसमें सबसे पहली जो टर्म आती है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली हमें पता है कि जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, सबकी सब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर के बनी होती है। होता क्या है, जब किसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, तो रब करने से एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। इस वजह से दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर आते हैं उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छे से समझ लेते हैं इसको। जैसे हाँ, हमें पता है कि सभी ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। जैसे समझ लेते हैं इसको अच्छे से। जैसे हमारे पास ये क्या है बच्चों, एक ग्लास की रोड है। ठीक है। और लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, एक ग्लास की रोड है। और ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है, एक रेशम का कपड़ा है। ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को रब कर दिया। तो रब करने से क्या होता है बच्चों, ग्लास की रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सिल्क का जो कपड़ा है उस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। ग्लास की रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क के कपड़े पर। तो इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए ग्लास की रोड से, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और किस पर गए, रेशम के कपड़े पर, तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। कैसे, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अभी जैसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होते हैं हमारे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 13, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें 13 ही क्या है बच्चों, प्रोटॉन है, और 13 ही क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। इसका ये मतलब होता है। ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, इसको ब्रेक करते हैं हम 2, 8 और 3 में। ये जो 3 है ना, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, इनको कहते हैं बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इनको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये कंडक्टर में रैंडमली मूव करते रहते हैं और इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं यही दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस से कम मजबूती से बंधे होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब होता क्या है, मान लो इसके पास ये जो ग्लास रोड है 20 इलेक्ट्रॉन है। अब 20 इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है 20 ही क्या होंगे इसके पास, प्रोटॉन होंगे। ठीक है। मान लो ये सिल्क का क्लॉथ है, रेशम का कपड़ा है, इसके पास हम मान लेते हैं कि अभी 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही इसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन। अब यहाँ से ग्लास की रोड से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। यहाँ कितने बचेंगे बच्चों, यहाँ बचेंगे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन तो यहाँ पे 20 है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और निगेटिव चार्ज कम है। तो ये जो ग्लास की रॉड है इस पर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। आई होप से क्लियर हुआ होगा। निगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ग्लास की रॉड पे जो नेट चार्ज आएगा, जो टोटल चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे रेशम के कपड़े पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गए हैं। ठीक है। कितना हो जाएगा, ये ऐड होगा तो ये होगा हमारा 12 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने यहाँ पे 10 प्रोटॉन। तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है। तो ये जो रेशम का कपड़ा है बच्चों, इस पर आ जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज। ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस और डेफिशिएंसी से डिटरमाइन होती है। ठीक है। सिंपली वी कैन राइट हियर और वी कैन से दैट, अगर हमें इसको डिफाइन करना पड़े तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट ए चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज ए फिजिकल quantity which is defined by
which is defined by excess or deficiency of electrons, which is defined by excess or deficiency, excess or deficiency of electrons on a body। ठीक है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? इसको Q से डिनोट किया जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। ठीक है, वी कैन से दैट एक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आई होप से क्लियर हुआ होगा। बेसिकली चार्ज है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Q इज इक्वल टू में N। व्हाट इज N हियर? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज E हियर? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कितना होता है अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, चार्ज क्या है बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी है। वी कैन राइट हियर चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम, और इसको कैपिटल C भी लिख देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों? ये होता है -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। और ऐसे ही एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों? ये हो जाएगा +1.6 इंटू में 10⁻⁻19 C। ठीक है, क्लियर है? ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है बच्चों? जब यही चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करने लगता है, चार्ज के फ्लो करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर दौड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? उस वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। सो हमें किसको डिस्कस करना है? इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? बेसिकली हमारे पास एक कंडक्टर है ये। ठीक है बच्चों, एक वायर है, इसमें क्या था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से मोशन करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, रैंडमली मोशन करते रहते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस पे कोई इसको हम EMF के सोर्स से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया इसको एक सेल से, चलो बैटरी बना देते हैं। तो ये हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। तो बैटरी क्या काम करती है? इसके इस वाले एंड को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखती है। तो जैसे ये पॉजिटिव बना रहेगा, ये नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन से इन पर नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ को भागेंगे। सिंपली एक पॉइंट हमने छोटा सा मिस कर दिया यहाँ पे, जो जैसे ये प्लस है और ये प्लस है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? रैपल करते हैं। ऐसे नेगेटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रैपल करते हैं, मतलब जो सेम चार्ज होते हैं वो रैपल करते हैं। और अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज हो तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये की पॉइंट है, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। ठीक है, जैसे हम एक EMF सोर्स या बैटरी पे अप्लाई करते हैं तो बैटरी क्या करेगी? इसके एक सिरे को पॉजिटिव बनाए रखेगी। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, मतलब प्लस पॉइंट की तरफ को भागने लगेंगे। ठीक है, और जब सभी इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे तो क्या बन जाता है बच्चों? तब ये बन जाता है करंट। ठीक है, क्लियर है? आई होप सो क्लियर हुआ होगा। और करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। सो वी कैन से दैट
हम कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे, ठीक है, चार्जेस दौड़ने लगे, तो क्या बन जाता है, ये करंट बन जाता है। ठीक है, वी कैन राइट हियर द rate of flow of electric charge, rate of flow of electric charge through a conductor, yeah, we can write here in a conductor, the rate of flow of electric charge through a conductor is called electric current। ठीक है, जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करने लगता है, टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो करता है किसी वायर में को, इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, करंट बोल देते हैं। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। बेसिकली हमें बताना होता है कि टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो कर रहा होता है, तो इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है बच्चों, ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है बच्चों, ये देखो जैसे नॉर्मली हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स को हम ऐड करते हैं, जैसे तो फोर्स को ऐड करते टाइम डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, मतलब विद डायरेक्शन फोर्स को ऐड किया जाता है। समझ लेते हैं इसको अच्छे से। जैसे बच्चों हमारे पास ये एक लकड़ी का ब्लॉक है, इधर से भी इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और इधर से भी इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी इन दोनों का एडिशन होगा, वो कितना होगा बच्चों, इसको प्लस मिलेंगे और इसको माइनस मिलेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये 0 न्यूटन हो जाएगा। तो मतलब डायरेक्शन मैटर करे, इसको प्लस में लिया, इसको माइनस में, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो ये 0 न्यूटन आ जाएगा। इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन क्या कर रही है, मैटर कर रही है। लेकिन करंट के केस में क्या होता है बच्चों, करंट के केस में क्या होता है, जैसे ये कोई नोड पॉइंट है किसी सर्किट में और इधर से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है और इस तरफ से भी बच्चों 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो ये दूसरी डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जो करंट निकलेगा वो 20 एम्पियर का करंट निकलेगा। हालांकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले जाते हैं, अगर डायरेक्शन मैटर करती तो ये निगेटिव ले जाते, दोनों को ऐड करते हुए ये 0 आ जाता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर एडिशन के जो रूल होते हैं उनको फॉलो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, अब बेसिकली करंट है, करंट की जो यूनिट होती है ये होती है बच्चों एम्पियर। ठीक है, इसको ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ बेसिक सी यूनिट है, जैसे कि 1 मिली एम्पियर है, इसमें कितने एम्पियर होते हैं बच्चों, 10 की पावर -3 एम्पियर। जैसे हमारे पास 1 माइक्रो एम्पियर है, इसमें कितने एम्पियर होते हैं बच्चों, 10 की पावर -6 एम्पियर, ये आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रिक करंट को कौन से डिवाइस से मेजर किया जाता है बच्चों, हम इसको मेजर करते हैं एमीटर से। वी कैन राइट हियर एमीटर। ठीक है, एमीटर से हम इसको मेजर करते हैं, ये आपको याद रखना है। फर्दर हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हमें ये क्या बताता है बच्चों, ये बताता है कि हमें किसी चार्ज के आसपास किसी पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है जो मैं समझा देता हूँ बच्चों। जैसे हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इससे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती हैं। ठीक है, और जहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जाती है वहीं तक क्या होता है बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे निगेटिव चार्ज के आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती है, जहाँ तक वो एग्जिस्ट करती हैं वहीं तक क्या हो जाता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। बेसिकली चार्ज के आसपास का जो रीजन है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे जैसे यहाँ पे इसका जो प्रभाव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पे अप्रोक्स फिनिश हो रही हैं। ठीक है, इनका प्रभाव है बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इससे आगे का जो रीजन है वो होता है इन्फिनिटी। ये आपको याद रखना है। चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है वो जहाँ पे खत्म हो जाता है, उससे आगे की जो जगह होती है जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, उस जगह को बोल देते हैं इन्फिनिटी। ये आपको याद रखना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, समझ लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास एक ये सोर्स चार्ज रखा हुआ है और इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे, पूरा सर्कल भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये इसका क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की कोई जगह है जहां से हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। मान लो हम यहाँ तक लेकर के आ गए। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेकर आने में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। कैसे वर्क करना पड़ेगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एंटर करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रैपल करेंगे। तो इस वजह से ये जो क्यू नॉट चार्ज है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और हम क्या कर रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क मान लो हो गया हमारा W और इस वर्क को ही हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक तो नॉर्मली आ जाएगा बच्चों। जैसे इसके रीजन में आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इस डायरेक्शन में, और हम इसको ऐसे लेकर के जा रहे हैं, तो मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वर्क को ही हम क्या कह देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जनरली इसको डिनोट किया जाता है V से और फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, सिंपल सी बातें थी। और इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर द अमाउंट ऑफ work done, the amount of work done when a unit positive charge, when a unit positive charge is moved from infinity to a point, moved from infinity to a point in an electric field is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली इसको डिनोट किया जाता है V से। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेकर के आने में जो वर्क किया जाएगा उस वर्क को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं V से और इसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी जूल पर कूलम, जिसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, वोल्ट भी कह देते हैं। इसकी यूनिट क्या बनेगी बच्चों, वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं इसको, वोल्ट मीटर से। ठीक है बच्चों, कैसी क्वांटिटी है ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। वी कैन राइट हियर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और ये क्या है, सपोज करो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसको सर्कल भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बस जस्ट समझने के लिए है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम एक क्यू नॉट चार्ज को लेकर के जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाते हैं, सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा, इस वर्क को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये आपको याद रखना है। बेसिकली सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो यहाँ तक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम क्यू नॉट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जा रहे हैं, तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा इसको ही हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से वी कैन राइट हियर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वी कैन राइट हियर the amount of work done when a unit positive charge, when a unit positive charge is moved from one point, is moved from one point to another point, one point to another point in an electric field, in an electric field is known as electric potential difference, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जो वर्क किया जाएगा, इसको ही हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। आपको याद रखना है अच्छे से, इसको डिनोट करते हैं बेसिकली डेल्टा वी से, और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डेल्टा वी बेसिकली पोटेंशियल का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल मान लो हमारे पास है वी है, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो वी बी है, ठीक है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ बच्चों, वी बी माइनस वी है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कम है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा ये बनेगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू में डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ठीक है बच्चों। ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले हैं, ठीक है। और बेसिकली ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है, आपको याद रखना है। कौन से डिवाइस से इसको मेजर करेंगे बच्चों, वोल्ट मीटर से, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये याद रखने हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ, जैसे हमारे पास कुछ स्मॉलर यूनिट है, जैसे 1 मिली वोल्ट है, पता होना चाहिए सबको, 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट, 1 मेगा माइक्रो वोल्ट है, जैसे माइक्रो वोल्ट 10 की पावर माइनस के 6 वोल्ट, ठीक है। और जैसे हमारे पास कुछ बड़े यूनिट है, जैसे 1 किलो वोल्ट है, 10 की पावर 3 वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट है, जैसे 10 की पावर 6 वोल्ट। ये कुछ बातें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली करंट जिस पाथ को या जिस रास्ते को फॉलो करता है, जिस रास्ते पर चलता है, उसको ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कह देते हैं, ठीक है। जैसे करंट एक वायर के थ्रू ही तो फ्लो करता है, ठीक है, जैसे ये है हमारे पास एक, ये हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है, और ये इसमें चलो एमीटर भी लगा देते हैं, ठीक है, और हमने क्या किया, एक सेल से इसको अटैच कर दिया ऐसे, सॉरी बैटरी लगा दी, ठीक है, और एक हमने क्या लगा दी यहाँ पे
की लगा दी। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये क्या है, छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये एमीटर है और ये बैटरी। ठीक है बच्चों, सो इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ को, देखो इस पाथ को, इस रास्ते को ही तो फॉलो करता है, इसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सिंपली वी कैन से दैट ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ closed and continuous path through which electric current can flows is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले कुछ बेसिक से सिंबल्स है जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि समझ लेते हैं हम एक एक करके। जैसे हमारे पास, और ये है, हम नंबर 1 पे हम लिख देते हैं, जैसे ये है बच्चों, एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये किसका सिंबल है बच्चों, ये होता है हमारा सेल का सिंबल। ठीक है, ये सेल का सिंबल। जैसे ये है हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे बना दें इस तरह से, तो ये बन जाती है बच्चों बैटरी। ठीक है, ये किसका सिंबल है बच्चों, बैटरी का। वी कैन राइट हियर बैटरी। और अगर हमारे पास एक ऐसे स्ट्रेट वायर बना हुआ हो, तो ये किसका सिंबल है बच्चों, ये सिंबल है बच्चों कनेक्टिंग वायर का, कनेक्टिंग वायर। ठीक है बच्चों, और जैसे अगर हम ये बना दें, तो ये किसका सिंबल होता है बच्चों, ये सिंबल होता है बच्चों बल्ब का। ठीक है, अच्छा अगर हम ये इस तरह से सिंबल हमें देखने को मिल जाए, तो ये सिंबल होता है बच्चों रेसिस्टर का। रेसिस्टर लिख दो या रेसिस्टेंस लिख दो, तो ये है हमारा रेसिस्टर। ठीक है, और रेसिस्टेंस। ठीक है, और अगर हमारे पास एक सिंबल है जो कुछ इस तरह से बना हुआ है बेटे, इस तरह से बना हुआ है सर्किट में, या एक सिंबल है जो इस तरह से बना हुआ है, इन दोनों का मतलब होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। अगर सर्किट में इस तरह का सिंबल लगा हुआ है, सिंबल यूज हो रखा है, तो ये सिंबल होता है बच्चों एमीटर का। ठीक है, और अगर हमारे सर्किट में इस तरह से कोई सिंबल बना हो, तो ये सिंबल होता है बच्चों वोल्ट मीटर का। किसका सिंबल होता है ये, वोल्ट मीटर का। ठीक है, और अगर इस तरह से बना हुआ हो, तो ये किसका सिंबल है बच्चों, ये है बच्चों गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, और अगर सर्किट में इस तरह से सिंबल लगा हो या इस तरह से कोई सिंबल यूज हो रखा हो, ये किसके सिंबल है बच्चों, ये है हमारे ओपन स्विच के सिंबल। यू कैन राइट हियर ओपन स्विच। ठीक है, और अगर हमारे सर्किट में इस तरह से सिंबल यूज हो रखा हो बच्चों, तो ये है हमारे क्लोज्ड स्विच के सिंबल। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कुछ और भी हैं जो डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे ये इस तरह का सिंबल अगर देखने को मिल जाए, तो ये होता है बच्चों फ्यूज का सिंबल। ठीक है, और अगर सर्किट में इस तरह से सिंबल देखने को मिल जाए, तो ये बेसिकली वायर
जॉइंट के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगर सर्किट में हमें इस तरह से ये देखने को मिल जाए तो इसका मतलब होता है बच्चों, इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग। ये वायर क्रॉसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और भी होते हैं वैसे बहुत सारे, ठीक है। आप 10th स्टैंडर्ड के लिए आई थिंक इतने ही सफिशिएंट है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज ओम्स लॉ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओम्स लॉ में क्या होता है बच्चों, ये हमें क्या बताता है, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई वायर है, तो हमने क्या किया, इसमें एक पोटेंशियल का सोर्स इसके एंड्स पर हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये क्या है बच्चों, बेसिकली बैटरी है, ये प्लस होता है, माइनस, करंट प्लस से माइनस की तरफ को फ्लो करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पोटेंशियल का सोर्स अप्लाई कर दिया एक कंडक्टर पर, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा बच्चों V, और कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें, I। तो ओम ने ये कहा था कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल का सोर्स बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पोटेंशियल का सोर्स यहाँ पे EMF का सोर्स अगर हम बढ़ाते जाएं तो जो वोल्टेज होगी वो बढ़ती चली जाएगी, और वोल्टेज के साथ साथ करंट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे बैटरी अभी 9 वोल्ट की है, ठीक है, 1 एम्पियर करंट दे रही है, 18 की कर दी तो 2 एम्पियर, इस तरह से वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है बच्चों, क्या निकल के आता है यहाँ से, कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं आगे, एक बात आपको याद रखनी है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है फिजिक्स में तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको नाम दिया गया रेसिस्टेंस, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया R, इसको नाम दे दिया गया रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या है, इसको अच्छे से लिख दो, V इज इक्वल टू I इंटू में R, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ओम्स लॉ क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस का जो रेशियो है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, ये स्टैंडर्ड है, ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हो, ऐसा कोई खास मैटर नहीं है, ठीक है। V इज इक्वल टू I इंटू में R, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। R क्या है यहाँ पे, R एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं हम रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वी कैन राइट हियर व्हाट इज R, R is constant of proportionality, so we can write here R is a constant and it is called resistance of conductor, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends, ठीक है। सिंपल शब्दों में हमें याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है, ये जो पोटेंशियल का सोर्स हमने अप्लाई, ये हमें सोर्स जो लगाया हुआ है इससे जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है इसके एंड्स पर, तो हमें सिंपल शब्दों में याद रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा करंट भी कम हो जाएगा, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है टॉपिक, अभी इसमें एक दो बातें और है जो हम जान लेते हैं। कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम बोल देते हैं ओमिक कंडक्टर। तो आपको एक
छोटी सी बात यहाँ पे याद रखनी है कि कुछ कंडक्टर होते हैं, जैसे हमारा कॉपर वायर है। क्या है बच्चों? कॉपर वायर है और रेसिस्टर है बेसिकली, ठीक है। और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इनके लिए जो ओम्स लॉ का ग्राफ आता है बच्चों, मतलब ये इस तरफ अगर हम पोटेंशियल ले लें, इस तरफ अगर हम करंट ले लें, तो जो इसका ग्राफ आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट भी बढ़ जाएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो जो जिनका ग्राफ इस तरह से आता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उनको हम कह देते हैं कि ये क्या है? हमारे ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। अब कुछ नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, जैसे एक है डायोड। जैसे हमारे पास क्या है बच्चों? डायोड है। यू कैन राइट हियर डायोड, ठीक है। तो डायोड के केस में क्या होता है बच्चों? ये जो ग्राफ आता है ना बच्चों, ये इस तरह से आता है। इस तरफ सपोज करो हमने वोल्टेज को ले रखा है और इस तरफ हमने करंट को ले रखा है, तो इसका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। इसमें करंट वोल्टेज बढ़ने के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने के साथ करंट इक्वली नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? नॉन ओमिक कंडक्टर है। इनका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेसिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो करंट के फ्लो का क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या है बच्चों? रेसिस्टेंस क्या है? किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या करता है? करंट के फ्लो का अपोज करता है। इसी को क्या बोल देते हैं हम? रेसिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकली हमने ओम्स लॉ पढ़ा है अभी, V इज इक्वल टू आई इंटू में आर। यहाँ से आर अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा V अपॉन में आई। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशो को क्या कह देते हैं? किसी भी कंडक्टर के लिए उसका रेसिस्टेंस कह देते हैं, ठीक है। वी कैन राइट हियर resistance is a property. Resistance is a property of conductor due to which it opposes the flow of electric current. Flow of electric current through it, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों R से, ठीक है। और ओम्स लॉ से इसका फॉर्मूला बन के आ जाएगा बच्चों R इज इक्वल टू V अपॉन में आई। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है ये होती है बच्चों ओम, ये याद रखना है। वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोल देते हैं हम? ओम बोल देते हैं, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है? जैसे वायर की मोटाई कितनी है, वायर पतला है या मोटा है, मतलब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, वायर की लेंथ कितनी है। तो ये कुछ बातें हैं जिन पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। वी कैन राइट हियर फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस of a conductor depends, मतलब रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है बच्चों, जैसे लेंथ है, ठीक है, क्लियर है। जैसे एक वायर है हमारे पास, ये सपोज करो हमारे पास 1 मीटर का वायर है, ठीक है। और एक वायर है, ये हमारे पास है 10 मीटर का, ये वायर ए है और ये वायर बी है। तो इनमें से किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? बेसिकली ये देखा गया कि जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है
उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन बन जाता है R इज प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, इसको बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब ये है जिसकी ज़्यादा लेंथ होगी उसका ज़्यादा रेसिस्टेंस, जिसकी कम लेंथ होगी उसका कम रेसिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, एक वायर है हमारे पास जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। ठीक है, सपोज करो ये ए वायर है और एक वायर है हमारे पास बच्चों सेम लेंथ का है ये, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इनमें से किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे ये देखा गया बच्चों, जो मोटे वायर होते हैं मोटे वायर का रेसिस्टेंस कम होता है और जो पतले वायर होते हैं उनका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। दैट मीन्स ये देखा गया कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेसिस्टेंस क्या है बच्चों, ज़्यादा है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या है बच्चों, कम है। यहाँ से एक रिलेशन बन के आ जाता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात आपको याद ये रखनी है कि मटेरियल की नेचर पे रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। भाई एक मटेरियल है, जैसे रबर अलग तरह का मटेरियल है, प्लास्टिक अलग तरह का मटेरियल है, वुड अलग तरह का मटेरियल है, तो उन सब का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है, मेटल अलग तरह की नेचर के मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो सबका रेसिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो मटेरियल की जो नेचर होती है उस पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मटेरियल की जो नेचर होती है उस पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करेगी। ठीक है, अब ये जो दोनों रूल हैं ये और ये, इनको हमने क्या किया बच्चों, इनको हमने कंबाइन कर लिया। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ये बन जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है रो, तो ये बन जाता है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन में A। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया रो। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में रिलेशन है। यहाँ पे रो को नया नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया गया बच्चों, रो को रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। जैसे हर एक कांस्टेंट को नया नाम दे देते हैं, इसको भी नया नाम दे दिया गया रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, ये R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन में A। ठीक है, यहाँ से हम रेसिस्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। रेसिस्टिविटी निकालेंगे तो ये बन जाएगा ये अपॉन में इधर चला जाएगा RA अपॉन में L। इसको हम फर्दर अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।